नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत की जीडीपी की आर्थिक विकास की नई रफ्तार की। देश की अर्थव्यवस्था ने दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में जो रफ्तार पकड़ी है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च टीम के अनुसार इस तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 7.5% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7% के अनुमान से भी अधिक है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक इस ग्रोथ को कई चीज़ों से सहारा मिला है। ये तेजी या एसबीआई का आकलन महज हवा हवाई नहीं है, बल्कि ये लोगों का खर्च करने का जो तरीका बदला है और जिस तेजी के साथ लोग खरीदारी की है वो साफ दिख रही है। एसबीआई रिसर्च ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के खर्च के पैटर्न का विश्लेषण किया है। क्रेडिट कार्ड के खर्च में ऑटो किराना स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और यात्रा जैसी श्रेणियों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। भारत की जीडीपी की जो तेजी दिख रही है उसके पीछे सरकार के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार कार्यक्रमों और फैसलों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कौन से कारण हैं और कौन से ऐसे फैसले हैं जिसके चलते देश की जीडीपी को विकास की नई रफ्तार मिलती दिख रही है। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद मोहन जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह जी से, जो मेरे साथ स्टूडियो में। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मैं शुरुआत अरविंद जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था का है, जीडीपी का है। एसबीआई की जो आर्थिक शोध विभाग की ओर से जो संकलित डेटा उभर के सामने आया है वो जीडीपी की विकास की एक नई कहानी कह रहा है, एक नई तस्वीर बयां कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं जीडीपी की जो रफ्तार है उसको? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है और ये हमें अर्थव्यवस्था में आज दिख भी रहा है। दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहला सच है कि हम उस दौर में हैं जहां विश्व की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं बहुत मुश्किल में है। अमेरिका जैसे देश की अर्थव्यवस्था भी काफी मुश्किल में है जी। हमारी ग्रोथ रेट लगातार सारी दुनिया से बेहतर है। इसमें एस्टिमेट्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, हम इस वर्ष संभवतः दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था होंगे। हमारी रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा होने की संभावना, ये पहला सच है। दूसरा सच है कि हमारे ऊपर अमेरिका ने 50% प्लस का टैरिफ लगाया और जो उसका अनुमान निकल करके आ रहा था, हमारे ऊपर जो संभावित इंपैक्ट इस वर्ष में होने की संभावना है वो लगभग 0.7% जीडीपी में डिक्लाइन की संभावना थी। हमने उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन किए। पहला इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन था कि हमने अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया और तमाम देशों से, इंक्लूडिंग छोटे छोटे देशों से, यूरोपियन यूनियन से, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। ये पहला सच है। और दूसरा, हमने जो मास्टर स्ट्रोक था वो शायद जीएसटी का जो रेशनलाइजेशन था और उसकी जो टाइमिंग थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी और इसका असर अब हमें दिखाई दे रहा है। खासतौर पे जब आप देखते हैं तो डिमांड का जो सृजन है, डिमांड क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, डिमांड क्रिएशन में फिनोमिनल चेंज आ रहा है। कंजम्पशन के, अगर आप Q1 इस वर्ष का जो पहला क्वार्टर है, अगर उसमें आप कंजम्पशन के इंडिकेटर्स को देखते हैं तो वो लगभग 70% इंडिकेटर्स हायर एक्सेलरेशन दिखा रहे थे कि कंजम्पशन बढ़ा है। जब आप Q2 में देख रहे हैं तो ये लगभग 83% इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि आपका कंजम्पशन बढ़ गया है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते कहीं ना कहीं हम पूरी अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने की पोजीशन में आ गए और पूरी संभावना है कि शायद हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो सेकंड क्वार्टर में 7.5% रहेगी और स्टेट बैंक का अपना अनुमान है कि पूरे साल की जब हम जीडीपी देख रहे हैं तो लगभग 6.4% रहने का अनुमान है। ये लगभग वही है जो दूसरे तमाम संस्था इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे खासतौर पर रिजर्व बैंक का जो मेजरमेंट था। तो तमाम कठिनाइयों के बावजूद हम उन कठिनाइयों को सरमाउंट कर पाए, उनके आगे बढ़ पाए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जी, जाहिर सी बात है और भी इससे जुड़े पहलू हैं वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जीडीपी की जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है, जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के विकास के लिए एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, सकारात्मक संकेत है।
कौन से कारण सरकार के हैं या कौन से ऐसे फैसले हैं जिसके चलते जीडीपी में जो हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है पॉजिटिव, उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये। अगर हम सीधे सीधे पहलुओं की बात करें कि ऐसे कौन से पहलू हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर ऊपर लेके जाएंगे, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मोदी सरकार का जो GST 2.0 रिफॉर्म्स है वो हम कहेंगे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस रिफॉर्म्स ने काफ़ी चीज़ों को बदल के रख दिया है। ये जो 5% और 18% का जो हमने स्लैब बनाया है, इसने पूरे अर्थव्यवस्था में ये साबित कर दिया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है जी। और इससे जो हमारा जो ग्रोथ हुआ है, जिसको हम समृद्धि कहते हैं, चाहे वो हमारा उत्पादन क्षेत्र हो, चाहे हम उपभोक्ता क्षेत्र बोले, कंजम्पशन बोले, उसमें निरंतर बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसके जो इंडिकेटर्स है बहुत ही अच्छे हैं और ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट स्ट्रोक हम कह सकते हैं जो मास्टर स्ट्रोक है। अगर हम उससे आगे बात करें तो अभी जो सरकार ने 2-3 अहम कदम उठाए हैं, जैसे हम ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें जी, जो भारत ब्रिटेन जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, FTA एग्रीमेंट हुआ, उसका भी हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी असर पड़ा है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो निजी निवेश होता है उसका भी एक हमारे सकल घरेलू उत्पाद पे काफ़ी बड़ा एक योगदान होता है, उससे कंट्रीब्यूशन होती है उसको आगे ले जाने में। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो हम एग्रीमेंट्स देख रहे हैं, और अभी भी भारत, जैसा कि हमारे लास्ट पैनलिस्ट भी कह रहे थे, कैसे हम एग्रीमेंट्स US से बातें कर रहे हैं कि उसको हम बेहतर करेंगे, और लास्ट राउंड पे टॉक्स भी है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो सारे टैरिफ्स के जो मामलात हैं वो भी सारे ठीक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो ये 2 पहलू तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की जो एक सशक्त जो उपभोक्ता है, उसके एक आत्मविश्वास है इस सरकार पर। 140 करोड़ की जो जनता है जो हम उस पर जो उपभोक्ता कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है और उसका अहम योगदान रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं चाहे वो दिवाली हो या उसके बाद हो, उस पर निरंतर बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोज़ हो, ग्रोसरीज हो, सभी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कंजम्पशन हुआ है। और उससे जो SBI रिपोर्ट, जैसा कि आपने बताया, इकरा की हम रिपोर्ट की बात करें या जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रिपोर्ट आ रहे हैं, भारत को फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी के दर्जे फिर से रखती है। तो ये 2-3 पहलू है जो बहुत अहम मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो Q2 ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम इसके अलावा भी अगर हम बात करें, अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसमें हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। जो हमारा निर्यात क्षेत्र है उस पर भी हमने काफ़ी, जो हमारा जो योगदान है काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। हम उस अपने सेक्टर को अमेरिका से डील करने के लिए काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और वो भी जो उसका योगदान है, सर्विस सेक्टर हो, एक्सपोर्ट सेक्टर हो, सेवा क्षेत्र हो, उसमें हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी बात हमारे आदरणीय जो माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, निर्मला सीतारमण जी ने कहा, कैपेक्स की हम बात करें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि हमारा पूंजी जो है होता है, उस पर भी सरकार चाहे पोर्ट्स हो, रेलवेज हो, काफ़ी उस पर काम कर रही है और जिसके वजह से देखते हैं कि उसका एक जो प्रभाव होता है कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है और उसका एक लॉन्ग टर्म हम जो बोलते हैं, जो दीर्घकालीन जिसे हम कह सकते हैं, देखने को हमें उसका रिजल्ट दिखता है और उसका भी असर हमें देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर हम कहें कैपेक्स, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स, मास्टर्स GST 2.0 रिफॉर्म्स, ये पूरी तरीके से हमारा जो Q2 ग्रोथ रेट है अनुमान है 7.5 से 7.8 के प्रति ले की तरफ हमें जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है, जब भी किसी उपलब्धि की बात होती है तो उसमें सरकार के फैसले एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ख़ासतौर से बात जब आर्थिक पहलू की होती है, जाहिर तौर पर बात चाहे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो या आम आदमी की जेब की बात हो, जेब में पैसा होगा तभी खरीदारी होगी। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर वित्त वर्ष 2025-26 की मैं बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण फैसलों के लिए ये वर्ष जाना जाएगा। अगर हम बजट सत्र की बात करें जो 2025 में का था, उसमें जिस तरह से टैक्स प्रावधानों को लेकर सरकार ने पहल की और नए टैक्स स्लैब जो थे उसका अनाउंसमेंट हुआ, जाहिर तौर पर मध्य वर्ग को राहत देने वाला था। और उसके बाद GST 2, सरकार के ऐसे कौन से फैसले हैं जिसको आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आम आदमी के लिहाज से? देखिए, कई सारे फैसले जो महत्वपूर्ण हैं, जैसा आपने जिक्र किया, इस बजट में हमने सिग्निफिकेंट रैशनलाइजेशन किया, विशेष रूप से डायरेक्ट टैक्स जी, और फिर जिसको आप GST 2 कह रहे हैं, ये एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म है और इन दोनों ने आम आदमी की जेब में या उसकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी थी उसको ट्रांसफॉर्म किया है। और हकीकत यह है कि जितना आप एक्चुअल इंपैक्ट लाते हैं उससे ज्यादा एक फील गुड फैक्टर क्रिएट होता है जी। इन दोनों चीजों ने निश्चित तौर पर एक फील गुड फैक्टर क्रिएट किया जिसका हमें असर दिखाई पड़ रहा है। खासतौर पर एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया था अमेरिकन टैरिफ के बाद, लेकिन GST 2 ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है
और अब शायद हम एक डबल बोनेंजा की ओर बढ़ रहे हैं। संभावना यह है कि शायद 15 से दिन महीने भर में हम टैरिफ पर भी नया एग्रीमेंट कर पाएंगे अमेरिका के साथ, और शायद 25% रिडक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद संभावना यह है कि हिंदुस्तान पर जो अमेरिका का टोटल टैक्स रह जाएगा वो शायद 10 से 15% के बीच में कहीं पर होगा जी। अगर ये टैरिफ इस लेवल पर आ जाता है तो ये हिंदुस्तान को सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। दुनिया के बाजारों में हमारे जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें सबसे पहला कॉम्पिटिटर चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और तमाम दुनिया के दूसरे देश हैं। इन तमाम देशों पर जो टैरिफ का लेवल आज की तारीख में है, हिंदुस्तान में संभावना यह है कि उससे कम टैरिफ हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो हमें अब तक डिसएडवांटेज था एक्सपोर्ट के फ्रंट पर वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा। ऑलरेडी आप ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में हम डिमांड क्रिएशन को कर पाए जी। देखिए, हमें ये समझना होगा कि वे बैक, एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोट करता हूं जी। जब दुनिया भर में मेल्टडाउन हुआ 8-9 में, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आए, ओबामा हिंदुस्तान विजिट कर रहे थे। उनसे मीडिया ने पूछा अमेरिका में कि आप हिंदुस्तान क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान जा रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट एक्सेस चाहिए। उस दौर में अमेरिका यूरोप को बचाने का एक ही तरीका बचा था, उनका प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज था, और जो उन्होंने $2 ट्रिलियन का अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट दिया था उसके चलते उनका फिस्कल भी ह्यूज चैलेंज क्रिएट हो गया था। अकेला ऑप्शन था कि दुनिया के बाजारों को वो एक्सेस कर पाए, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा बाजार। हम चाइना के साथ दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं जी, और हमने उसी को यहां पर कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। हम इकोनॉमिक्स के टर्म में जब बात करते हैं, जितना महत्वपूर्ण सप्लाई है, उत्पादन है, उतनी ही महत्वपूर्ण मांग है। और यहां पर हम डिमांड क्रिएशन का जो फिनोमिना क्रिएट कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए आने वाले 15-20 साल कम से कम एक फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। आप इस समय अगर तमाम इंडस्ट्रीज के अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लगभग 80% से ज्यादा इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट है वो एक्सेप्शनल है इस क्वार्टर में जी। लगभग सभी मेजर कंपनी के जो लिस्टेड कंपनियां उनके रिजल्ट आ चुके हैं, और हमें एक फिनोमिनल ट्रांजिशन दिख रहा है जिसका असर आप आने वाले समय भी, जैसा मेरे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि कैपेक्स का जो एडवांटेज है, देखिए कैपेक्स सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। निश्चित तौर पे सरकार भी ह्यूज कैपेक्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा है। उसका मेजर रोल है कैटलिस्ट का, जो वो कर रही है। लेकिन साथ में उस कैटलाइजेशन का अब हमें इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो गया है। खास तौर पे जो मेजर इम्पैक्ट अब हमें दिख रहा है कि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले समय में अगर ये डिमांड क्रिएशन का जो फिनोमेना ऐसे ही रहा और हमें जो टैरिफ एडवांटेज और क्रिएट हो जाता है, मुझे लगता है कि हम एक्सेप्शनल स्टोरी स्क्रिप्ट कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, बात चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो या सर्विस सेक्टर की, सरकार के फैसलों ने इन दोनों सेक्टरों को गति देने का काम किया है। बात चाहे लघु उद्योगों की हो या बड़े उद्योगों की, उसे गति देने का काम सरकार के फैसलों ने किया है। आम आदमी को राहत देने का काम सरकार की GST 2 योजना ने किया, और जैसा मैंने कहा कि वित्त बजट में जिस प्रकार का इनकम टैक्स को लेकर फैसला सरकार ने किया, उसने भी आम आदमी की जेब में पैसा डालने का, रुपया डालने का काम किया, जिसका खरीदारी के रूप में हमें तस्वीर GDP के रूप में देखने को मिल रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा राकेश जी, जब हम GDP की देश की बात करते हैं तब उस GDP की में जो कृषि सेक्टर है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकार ने तमाम फैसले कृषि सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, गति देने के लिए भी लिए, बात चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की हो या दूसरे पहलों की। इस सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो इंडिकेशन उभर के सामने आए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनकी आर्थिक शक्ति में इजाफा हुआ है, उन्हें शक्ति मिली है आर्थिक दृष्टि से। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? एकदम आपने सही कहा। अगर हम इसे बात करें तो इसमें साफ तरीके से जो रिपोर्ट्स भी हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की बात करें या हम देश की रिपोर्ट की बात करें, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा जो रूरल डिमांड है, अगर हम जो ग्रामीण मांग की बात करें, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है उसका भी काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं कि जब पैसा हाथ में, जब किसानों के हाथ में सीधा आता है, उसका असर पड़ता है, तो उसकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, उस पर सीधा असर होता है।
तो रूरल डिमांड बूस्ट हुआ है, हम उसको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो इसमें एक अहम चीज़ है वो हम बात करते हैं कैपिटल की बात करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी कैपिटल है, जो किसानों को भी उसमें काफ़ी बड़ा उसमें योगदान होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि सरकार के कई सारे स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत है। सबसे अच्छी बात है जो आप डायरेक्ट उसके किसानों के आप खातों में डाल रहे हैं। पहले एक बहुत बड़ी समस्या हुई करती थी कि डायरेक्ट किसानों के 2013 से पहले की बात करें, 14 से पहले नहीं पहुंचती थी, मगर वो डायरेक्ट किसानों के खातों में जा रही है, जिसका हम सीधा देखते हैं। कई रिसर्च पेपर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर हैं जो इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि सीधा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आना किसानों को उनके जो एक उत्साह है और उनका जो काम करने का सलीका है उसको बेहतर करता है, और उनके जो माइक्रो प्रोडक्टिविटी, अगर हम एक अर्थशास्त्र के अगर उसके दाव पेज पे जाएं, अगर बारीकियों में जाएं, उस पर सीधा उसका योगदान देता है। दूसरी बात, साथ ही साथ हम कहते हैं कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो उत्पादन क्षेत्र है, उसमें अभी भी बहुत सारी हम कहते हैं कि बहुत सारी जो स्कोप अभी हम देखते हैं, और जो गवर्नमेंट सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, हम साथ साथ देख रहे हैं कि कैसे वो किसानों को सशक्त बना रही हैं और उनका अहम योगदान हो रहा है, जो कि हम GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड जो इंडिकेटर है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो ये 2-3 मुझे लगता है कि अहम बातें हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कृषि क्षेत्र का है, जो उसमें सबसे बड़ा योगदान इसमें भूमिका निभा रही है। जी, जाहिर तौर पर जो उत्पादन है देश का, कृषि उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। एक नए तरह से रिकॉर्ड बनाया है उत्पादन की दृष्टि से भारत के किसानों ने। साथ ही किसान सम्मान निधि जैसी सरकार की योजनाएं जो हैं, उसने भी जो आम किसान है उसकी जेब में पैसा डालने का काम किया है, उसका आर्थिक सशक्तिकरण करने का काम किया है। लेकिन अरविंद जी, एक दिलचस्प रिपोर्ट और दिखाती है, तस्वीर पेश करती है देश की अर्थव्यवस्था की, वो है ई-कॉमर्स की बिक्री। ये लगभग सभी शहरों में सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रहा है इसका इंडिकेशन। साथ ही बात मैं गांव और शहरों की करूं तो ई कॉमर्स के जरिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब देश के सभी क्षेत्रों में ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी बिक्री एक आम हो चली है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये डबल एज स्वॉर्ड है। ये एक तरफ तो आम आदमी के लिए, हम सब के लिए, आज हम ज्यादातर जो परचेजिंग करते हैं वो ऑनलाइन करने लगे हैं। तमाम चीजें आपको बिना हाथ हिलाए घर पहुंच जाती हैं, मिनटों में पहुंच जाती हैं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड है, जो हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, इनके लिए एक रोजगार का चैलेंज क्रिएट हो रहा है जी। तो हमें शायद इस पहलू पर भी विचार करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हिंदुस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा अपना निजी मत है कि जीडीपी ग्रोथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट कर रहे हैं। अगर आप 1970 के दशक में देखें तो जब 1% जीडीपी ग्रो करता था तो लगभग 0.4% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वृद्धि हो जाती थी। आज वो स्थिति बहुत चैलेंजिंग है। 1% ग्रोथ पर 0.01% भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। ये निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। अब आने वाले समय में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी चैलेंज देखेंगे, तो चाहे वो ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आम आदमी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो आप कंज्यूमर्स की बात करें, चाहे प्रोड्यूसर्स की बात करें, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जो नए चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, इसके साथ भी लिंक करना पड़ेगा। मैं एक और जो आपने पहले सवाल उठाया उस पर भी कमेंट करना चाहूंगा जी। तो एग्रीकल्चर की बात करें, देखिए हमने 90 के दशक में ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए 1990 में, लेकिन वो प्राइमरली इंडस्ट्री सेंट्रिक थे, अर्बन इन नेचर थे। उन्होंने हिंदुस्तान का जो उस समय का चैलेंज था उससे देश को बढ़ने में मदद की। इंडस्ट्री, वो आसान रिफॉर्म्स थे, इसलिए आसान थे क्योंकि आपने एक रोड मैप दिखाया, लार्ज इंडस्ट्रीज में कूद गई, उन्होंने हमें बिल्कुल कैटापल्ट कर दिया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 3 इंजन का एयरक्राफ्ट है। पहला इंजन वो लार्ज इंडस्ट्री थी जिसको हमने रिफॉर्म किया। बाकी 2 इंजन है, पहला है रूरल डेवलपमेंट जिसमें कृषि भी है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है और छोटे उद्यम है, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन। हम ऑलरेडी एजुकेशन पर भी और हेल्थ पर भी थोड़ा बहुत इंटरवेंशन किया है, हमने कुछ एग्रीकल्चर भी मेजर इंटरवेंशन किया, लेकिन मेरा मानना भी वहां बहुत कुछ करना बाकी है और मुझे पूरी आशा है कि सरकार आने वाले समय में उसी पर ध्यान देगी। हकीकत यह है कि इन दोनों इंजन्स में कम से कम उतनी ताकत है जितनी पहले इंजन में थी। अगर हमने इनको सही मायनों में ओपन कर दिया, हमें ऑलरेडी एक थोड़े बहुत इंटरवेंशन जो हमने अभी किए हैं इसके परिणाम दिखने लगे हैं। ये फिनोमिनल इंजन है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर गर्त में भी चली जाएगी, इंडिया की डबल डिजिट ग्रोथ अगले 30 साल कोई रोक नहीं सकता है, अगर आपने इन 2 रिफॉर्म में जो
अभी बहुत कुछ करना हमें बाकी है। मुझे लगता है वो वी विल हैव टू वॉक द टॉक। जी बिल्कुल राकेश जी, अगर बात की जाए विकसित भारत की, क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य की जब बात होती है तो 2047 का जो लक्ष्य है और आर्थिक पहलू उससे जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, एनर्जी का सेक्टर है, ऊर्जा का क्षेत्र है, या बात दूसरे सेक्टर्स की जाए तो सरकार ने एक तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजनाएं अपनी बनाई हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिले और देश की जीडीपी आगे बढ़े, उसमें भी वृद्धि लगातार होती रहे। उस दीर्घकालिक योजना को आप कैसे देखते हैं? जी, एकदम बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसमें साफ साफ जो हमारा जो विकसित भारत 2047 का जो टारगेट है, जो 25 ट्रिलियन इकॉनमी जो भारतीय अर्थव्यवस्था हम जहाँ आ रहे हैं, ऑलरेडी हम अराउंड 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो गए हैं। सरकार ने इस बात को ध्यान रखते हुए कई अहम कदम उठाए। जैसे अभी हमारे लास्ट में शिक्षा की बात कर रहे थे, नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें, उसमें स्किलिंग की बात है, पूरी तरीके से कैसे युवाओं को हम स्किल करें कि आने वाले समय में उनका जो योगदान है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, प्राथमिक हो या हमारा जो कृषि क्षेत्र है, उसमें कैसे हम बढ़ा सकते हैं, सर्विस क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, बहुत बड़ा सरकार ने कदम लिया है। अगर हम बात करें अभी GST 2.0 की हम रिफॉर्म्स की बात की, एक मेगा स्टॉक हम देखते हैं किस तरीके से विकसित भारत की तरह हम उसमें और कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो कितनी एग्रीमेंट्स किए हैं भारत सरकार ने कई देशों के साथ, किस तरीके से हमारा जो निर्यात क्षेत्र है, एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसको हम उन देशों तक ले जाएं जहां तक वो हमारे लिए नहीं पहुंच पाई है जी। तो ये सारे जो ऊर्जा क्षेत्र हो, जैसा कि आपने बताया, शिक्षा क्षेत्र हो, या अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की बात करें, सब में कई सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, स्कीम्स बनाई है भारत सरकार ने कि जो हमारा विकसित भारत 2047 का अचीव है उसको हम अचीव करेंगे और हम उस तरफ निरंतर बढ़ भी रहे हैं। हम देख रहे हैं कई चीज़ें हम देखते हैं जहां पर हमें इंडिकेटर्स मिलता है। जैसे कि मैं आपको 2-3 बहुत जल्दी से उसको कुछ आंकड़े देता हूं। IIP इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, Q2 की GDP की बात करें ऑलरेडी 4.3%, जो पिछले साल से ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें वो भी 3% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लार्ज इकोनॉमी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां हम देखेंगे कि हमारा जो स्कोप है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो, जो हमारा घरेलू क्षेत्र की मांग हो, चाहे हम निर्यात क्षेत्र में मांग की बात करें, चाहे हमारा जो युवा है, जो हमारा जो एक युवा जिस तरीके से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं, सबसे बड़ी युवा शक्ति जो हम बोलते हैं, भारत के पास 2050-60 तक ये जो है हम देखते हैं हमें देखने को मिलेगा, ये जो फायदा है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो योगदान है, बहुत अहम है भारत के लिए। और इन सब बातों को रखते हुए मोदी सरकार ने बहुत अच्छे स्कीम्स बनाए हैं और उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, अगर हम यूपी की बात करें छोटी सी, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है, वहां पे भी कई सारे अग्रसर हो रहे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ सरकार के साथ काम कर रही है। और सेंट्रल कैपेक्स की जो हमने बात की, साथ साथ सरकार कह रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैपेक्स पे जो खर्चा कर रही है, पूंजी व्यय कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी आगे बढ़े। और उसके साथ साथ पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की हम बात करें तो रोड से जो कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है पूरी अर्थव्यवस्था पे, वो बहुत ही लाजवाब होती है। क्योंकि एक अगर आप रोड बनाते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। कई सारी हैं। और पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रिकॉर्ड तरीके से काम हुआ है, कार्य हुआ है। अरविंद जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जीडीपी की वृद्धि दर 7.5% या उससे ज्यादा रह सकती है, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छा रहेगा, रहे, लेकिन चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेजी से जीडीपी बढ़ रही है जी। दूसरी बड़ी चुनौती है कि हमारी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये दोनों बहुत रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये लगाड़ है, पिछले 40 साल से लगाड़ है, और समय आ गया है कि इन दो चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला कि जीडीपी के साथ हम कैसे सुनिश्चित करें कि एम्प्लॉयमेंट भी तेजी से ग्रो करे। दूसरा कि एग्रीकल्चर, और देखिए एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट सीधे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी। छोटे उद्यम और एम्प्लॉयमेंट ये भी सीधे जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारा मेजर फोकस जो शिफ्ट होना चाहिए, शायद मेरे हिसाब से एक पैराडिगम शिफ्ट की जरूरत है। पहला, हमें ग्रोथ सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पर धीरे धीरे शिफ्ट होना पड़ेगा, और दूसरा हमें रूरल इकोनॉमी को गैल्वेनाइज करना होगा। भविष्य की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ पर, क्योंकि वहीं से डिमांड आएगी। तो रूरल इकोनॉमी की खुद की ग्रोथ महत्वपूर्ण है, जो देश की अर्थव्यवस्था को ऐड करेगी। वो ना सिर्फ जीडीपी में ऐड करेगी बल्कि एम्प्लॉयमेंट में भी ऐड करेगी, और साथ ही साथ वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए डिमांड जनरेट करेगी जिसकी आवश्यकता है। संभावना यह है कि आने वाले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था हमारे लिए उस तरीके की डिमांड नहीं दे पाएगी, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, खासतौर पर रूरल इकोनॉमी,
का ह्यूज पोटेंशियल है कि वो उस गैप को फिल कर सके। जी, ये सवाल मैंने राकेश जी इसलिए पूछा चैलेंजेस वाला, चुनौतियों वाला, कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, बात चाहे यूक्रेन रूस के बीच टकराव की युद्ध की जाए या दूसरी परिस्थितियां और उभर के जो सामने आती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां उभर के सामने आती हैं, ऐसे में सरकार का स्वदेशी का मंत्र का संदेश देना या आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखाना या उस दिशा में कार्य करना, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं? नहीं, आपने एकदम सही कहा। आत्मनिर्भर भारत जो हम एक स्वदेशी तरीके से अपने उत्पादन करना चाहते हैं और उसमें योगदान लाना चाहते हैं, ये मुझे लगता है बहुत ही कारगर रहेगा अगर हम देश की अर्थव्यवस्था के विकसित की बात करें आगे समय में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही बात की तो ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, मगर बहुत चीज़ अभी जो भारत के लिए देखें सकारात्मक भी, अभी फिलहाल में आप देखें तो इजराइल हमास का भी सीज फायर हो गया है और भी कई जगह पर चीज़ें देख रहे हैं काफ़ी अच्छा हो रही है। तो ये सकारात्मक मुझे लगता है कि भारत के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। और आत्मनिर्भर की बात करें तो चाहे वो डिफेंस हो, डिफेंस में हमने प्रोडक्शंस किए, खुद के हमने प्रोडक्शंस किए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हमने काम किया है और भी बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भारत निरंतर उस पर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक आर्थिक शक्ति है भारत में और जो उत्साह आया है, जिसका अभी हम कई स्टडीज़ कहते हैं कि जो एक उत्साह होता है एक अच्छी पॉजिटिव सरकार आने से, वो भी लोगों में उमंग आता है। जो स्टार्टअप्स देखिए, आप यूनिकॉर्न्स देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स हैं, हमारी सबसे बड़ी यूनिकॉर्न्स हैं, तो उसका हम देखेंगे कि बहुत अच्छा असर होगा और आने वाले समय में हम उसका बहुत ही अच्छा योगदान देखेंगे। जी, जाहिर सी बात है, भारत की जीडीपी की जो तेजी दिख रही है उसके पीछे सरकार के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार और कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरविंद जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।